कहानी का ये 26वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। धारा और चांद के घर की जरूरत का सामान लेने मार्केट तक गए थे। वो लोग एक दुकान के बाहर रखा सामान देख रहे थे कि तभी वहां मिलिट्री का एक ट्रक रुका और दो तीन फौजी जवान उतरे। वो अपने खाने पीने के लिए कुछ सामान लेने आए थे। पानी की काफी सारी बोतलें संभाले और खाने पीने की चीजें हाथों में भरे वो चलने लगे कि उनमें से एक जवान की नजर एक तरफ खड़ी धारा पर पड़ी और उसकी आंखें फैल गई। वो तेज तेज कदमों से धारा के समीप चला आया। धारा, तुम धारा हो ना? उसके मुंह से निकला। धारा ने गोरे चिट्टे लंबे चौड़े उस जवान की तरफ देखा लेकिन पहचान नहीं सकी। पहचाना नहीं? वो फौरन समझ गया। मैं उज्जवल हूँ, तुम्हारी जमुना मौसी का भाई, वो बोला। धारा ने उसकी तरफ देखा तो उज्जवल का पुराना चेहरा उसकी आंखों में चला आया। दुबला पतला शर्मीला सा नौजवान कहीं भी इस युवक से मेल नहीं खा रहा था। सेना की नौकरी ने जैसे उसकी काया कल्प ही कर दी थी। वो बहुत ही शानदार दिख रहा था। ओह, आप यहाँ कैसे? वो चौंक कर मुस्कुराते हुए बोली। मेरी पोस्टिंग है सिलीगुड़ी मिलिट्री बेस कैंप में। इधर कुछ काम से आए थे, वो बोला। लेकिन तुम यहाँ किसके साथ हो? उसने जान की पर नजर डाली। मैं यहीं रहती हूँ। वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उज्जवल ने उसको ध्यान से देखा। खूबसूरत तो वो पहले ही बहुत थी और अब उसकी सुंदरता और निखर गई थी। पहले वाली दबी सहमी धारा की जगह आत्मविश्वास से भरपूर सजग व्यक्तित्व वाली धारा को देखकर उसे दिली खुशी हुई। उज्जवल के सैनिक साथी उसे एक परी जैसी खूबसूरत युवती से बात करते देखकर चंचल हो रहे थे। बाजार के लोग भी मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। उज्जवल ने भी महसूस कर लिया कि बीच बाजार ऐसे बात करना शोभनीय नहीं है। लेकिन क्या करता? धारा को अचानक देखकर वह खुद पर काबू नहीं रख सका। भानु कहाँ है? वो पूछने लगा। भानु मेरे साथ ही है, चलिए ना घर, ज्यादा दूर नहीं है, उसने आग्रह किया। हम्म, अभी तो नहीं चल पाऊंगा, सब लोग साथ हैं, तुम अपना एड्रेस और फोन नंबर दे दो, मैं समय निकाल कर मिलने आऊंगा, वो धीमे से बोला। और शादी वादी की है नहीं? धारा अपने पर्स से पेन निकाल कर एड्रेस लिख रही थी तो उसने पूछ लिया तो बोला। हाँ, शादी हो गई है, एक 2 साल का बेटा भी है, गांव में ही है, मिलवाऊंगा तुमसे। उज्जवल के कान शर्म से लाल हो गए थे। वह अभी भी वैसा ही शर्मीला था। धारा ने पूछा, और जमुना मौसी कहाँ है? तो उज्जवल बोला, जमुना दीदी ने देहरादून में घर बनवा लिया है, अब वहीं रहती है, उनके बच्चे भी बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, जीजाजी भी रिटायर होने वाले हैं। उसके ट्रक का हॉर्न बजा तो उसने मुड़कर देखा। चलता हूँ, टाइम से रिपोर्ट करना है, समय लगा तो जरूर आऊंगा मिलने तुम लोगों से। वो हाथ हिलाता हुआ अपने ट्रक की तरफ भाग छूटा। धारा को बहुत खुशी हो रही थी। बहुत दिनों बाद उसका कोई पुराना परिचित मिला था। जमुना मौसी और उज्जवल ने जैसे उन दोनों भाई बहनों का साथ निभाया था, उसके लिए वो आज भी कृतज्ञ महसूस करती थी। खुश खुश धारा जब घर लौटी तो उसे अपने घर का वातावरण कुछ अलग लगा। डॉक्टर मिदुल और गोस्वामी दादा तनावग्रस्त से सोफे पर पास पास चुप बैठे थे। डॉक्टर मिदुल के चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ नजर आ रही थी। धारा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे कैसे बैठे हैं? दादा, तबीयत तो ठीक है आपकी? क्या ठीक है? कोई ठीक रहने दे तब ना, गोस्वामी दादा खींचकर बोले। क्या हुआ बताइए भी, कि अगर वो हाथ का सामान रखकर वहीं बैठ गई। क्या बताओ? वो पवित्रा सूर्यवंशी आई है तुमसे मिलने, डॉक्टर मिदुल ने गंभीर होकर कहा। पवित्रा सूर्यवंशी? वो चौंक गई। उन्हें मुझसे क्या काम पड़ गया, वो बोली। तो डॉक्टर मिदुल बोले, यही तो पूछ रहा था मैं, लेकिन नहीं, उन्हें तो तुमसे बात करनी है। वो चिढ़े हुए थे। धारा 2-3 मिनट चुपचाप बैठी रही। पता नहीं अब क्या तूफान मचानी आई है हमारी जिंदगी में। पहले जो किया वो कम था क्या? डॉक्टर मिदुल वाकई परेशान थे। उनका बस चलता तो वो धारा को कहीं छुपा देते। धारा की मानसिक पीड़ा के वह खुद गवाह थे। कितने दिनों तक वो सामान्य नहीं हो पाई थी। पवित्रा सूर्यवंशी ने अपने कटु शब्दों से उसके दिल पर घाव किए थे। कितनी मुश्किल से वो संभली थी और अब फिर चली आई।
धारा उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको क्या अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? वो उन्हें देखते हुए बोली। वो फिर तुझे चोट पहुंचाएंगी। वो परेशान थे। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अपनी बेटी पर भरोसा रखिए। जब तक मैं ना चाहूं, कोई मुझे दुख नहीं पहुंचा सकता। खास तौर वो लोग जिनसे मेरा कोई नाता नहीं है, वो दर्द स्वर में बोली। ये वो धारा नहीं है जो हर एक से डरती थी, हर किसी की ज्यादती मुंह बंद करके सहन करती थी। आपने अपनी बेटी को बदल दिया है दादा। वो भावुक हो गई तो डॉक्टर मितुल ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। आने दीजिए उन्हें, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मजबूत स्वर में बोली। मैं भी तो देखूं कि वो अब किस वजह से इतनी दूर आई है। डॉक्टर मितुल बोले। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें दुख पहुंचने से डरता हूँ। बहुत दिनों बाद तो तुम खुश रहना सीखी हो। मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचा सके। वो भी इमोशनल हो गए। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए दादा। आपके रहते आपकी बेटी को ठेस पहुंचाने की किसकी मजाल है? वो हंसते हुए बोली। भानु स्कूल से लौट आया था, इसलिए वो बातें वहीं खत्म हो गई। धारा और जानकी किचन में जाकर खाना सर्व करने लगे और डॉक्टर मितुल और भानु आपस में बात करने लगे। आ जाइए दादा, खाना लग गया। धारा ने आवाज लगाई। भानु, जाओ हाथ मुंह धोकर आओ। खाना लगा दिया दीदी ने। डॉक्टर मितुल भी उठ गए। धारा की दिलासा देने वाली बातों से उनका तनाव काफी हद तक कम हो गया था। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वास्तव में धारा अब इतनी सक्षम तो है कि वो किसी को भी जवाब दे सके, और फिर वो भी तो है उसके हर निर्णय में उसका साथ देने के लिए। इधर पवित्रा सूर्यवंशी अपनी होटल के रूम में इत्मीनान से बैठी थी। आज डॉक्टर मिदुल के घर पहुंचकर उन्हें अपनी सफलता की काफी उम्मीद बंध गई थी। हालांकि डॉक्टर मिदुल के रूखे बर्ताव और धारा के ना मिलने की वजह से उनकी बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो यहाँ से सफल होकर ही लौटेंगी। डॉक्टर मिदुल तो उन्हें खाली हाथ लौटा देना चाहते थे, लेकिन वो धारा से मिलने की जिद पर अड़े नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे कितने दिन लग जाए, जब तक धारा से बात नहीं हो जाएगी वो वापस नहीं जाएंगी। डॉक्टर मितुल ने उन्हें अगले दिन सुबह बुलाया था। वो तो चाहती थी कि धारा और डॉक्टर मितुल यहीं होटल रूम में आ जाए, लेकिन डॉक्टर मितुल ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। वो बहुत बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। उस पल का सोचकर उनके होंठों पर मुस्कान खिल उठी। जब वो धारा को अरिजीत के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगी। अरिजीत के चेहरे पर फैले हैरत के भावों का सोचकर वो फिर मुस्कुरा दी। रघुवीर साहब ने उन्हें अपनी कोशिश करने की परमिशन तो दे दी थी, साथ ही अरिजीत या धारा पर किसी तरह का दबाव डालने को सख्ती से मना कर दिया था। वो तो मुग्धा को भी अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। रात बड़ी मुश्किल से बीती उनकी। सुबह होते ही वो बहुत जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। मन की व्यग्रता के चलते वो सही से ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाई। काफी देर बैठकर इंतजार करती रही कि कब 11 बजे और वो जल्दी से डॉक्टर मिदुल के घर पहुंचे। डॉक्टर मिदुल ने उन्हें 11 बजे का समय दिया था। वो जब वहां पहुंची तो डॉक्टर मिदुल वहां गेट पर पहले से ही मौजूद थे। आइए, वो उनको देखते ही बोले। धारा के कहने के बाद वो बड़ी मुश्किल से अपने को काबू कर रहे थे। पवित्रा जी ने उन्हें भी उल्टा सीधा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनका मन तो यही था कि पवित्रा जी की बात सुने बिना ही उन्हें जाने को कह दिया जाए, लेकिन धारा ने उन्हें रोक लिया। वो जानना चाहती थी कि अब पवित्रा सूर्यवंशी उससे क्या चाहती है। मुग्धा से अरिजीत और रिया के बारे में जानकर उसे बुरा लगा था। वो कभी नहीं चाहती थी कि अरिजीत दुखी रहे। हमेशा उसने यही प्रार्थना की थी कि अरिजीत जहां भी हो और जिसके साथ भी रहे खुश रहे। पवित्र सूर्यवंशी को बिठाकर वो धारा को बुलाने अंदर उसके रूम में चले गए। नमस्ते। धारा की आवाज सुनकर अपने फोन में झांकती पवित्रा जी चौंक गई। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो धारा को देखकर वो दंग रह गई। वो अपने आप से बोली, क्या ये धारा है? सुंदर तो वो पहले भी बहुत थी,
लेकिन अब एक अलग किस्म की गरिमा उसके व्यक्तित्व में नजर आ रही थी। वो पहले से बहुत अलग लग रही थी। अच्छे रहन सहन और डॉक्टर मृदुल के प्यार और देखभाल ने उसे आमूल चूल बदल दिया था। धारा एक सादा सा क्रीम कलर का सूट पहने थी, लेकिन इतनी सुंदर लग रही थी कि उनकी आंखें नहीं टिक रही थी। वो बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। जी कहिए, क्या काम था आपको मुझसे? उसने बहुत औपचारिक स्वर में उनके सामने बड़े सोफे पर बैठते हुए कहा। पवित्रा जी को झटके पर झटके लग रहे थे। ये आत्मविश्वास से भरपूर शानदार युवती कहीं से भी उस पहले वाली दबी सहमी धारा से मैच नहीं कर रही थी। कैसी हो धारा? उन्होंने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप किस लिए आई हैं वो बताइए, उसने गंभीर स्वर में कहा। तो पवित्रा जी बोली। धारा, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी जगह कोई भी माँ होती वो भी वैसे ही रिएक्ट करती। तुम मुझे मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए, उसने उनकी बात बीच में ही काट कर कहा। मन तो किया कि जैसे उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया था वैसे ही उन्हें लौटा दे, लेकिन फिर उसमें और घमंड से चूर पवित्रा जी में क्या फर्क रह जाएगा? पवित्रा जी बोली। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पुरानी बातें कुरेदने से किसका भला होगा? बहुत अच्छा है कि तुम पुरानी बातें भूल चुकी हो। धारा खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। वो उसके ऐसे एकटक देखने से थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो वापस मून पैलेस चलो। लेकिन क्यों? मेरा मून पैलेस में क्या काम? आप भूल गई? वहां से आपने खुद निकाला था, वो रूखे स्वर में बोली। तो पवित्रा जी बोली, ऐसे मत कहो, अरिजीत बहुत बीमार है, उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं क्या कर सकती हूँ? उसने सपाट शब्दों में कहा। पवित्रा जी गिड़गिड़ाने पर आ गई। प्लीज धारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो अपनी जिंदगी से हार चुका है। क्या पता तुम्हें देखकर अरिजीत में जीने की उमंग फिर से जाग जाए। उनके लिए कोई नर्स रख लीजिए, वो सिर उठाकर बोली। तो पवित्रा जी नर्म स्वर में बोली, कोई नर्स कुछ नहीं कर सकती, उसे तुम्हारी जरूरत है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं वो सब सुधारना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बात मान लो। क्यों मान ले? आप भूल गई हैं तो आपको याद दिला देता हूँ। आपने मुझसे ही कहा था कि आप उस लड़के से कह दो कि वो मेरे घर की परछाई से भी दूर रहे। डॉक्टर मिदुल दूसरे कमरे में बैठे बातें सुनते सुनते चुप करके बैठे ना रह सके। आवेश में बाहर निकल आए। दादा प्लीज आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत करिए, मैं बात कर तो रही हूँ, वो उन्हें शांत करते हुए बोली। तो डॉक्टर मिदुल गुस्से में बोली, कैसे शांत हो जाऊं? आज तक भूला नहीं हूं जो जो अपशब्द इन्होंने तुझे कहे थे। अब कोई कुछ कह कर दिखाए मेरी बेटी को तो उसको मजा चखा दूंगा। तुम कैसे इतने पेशेंस से बात कर रही हो? कितना अपमान किया था इन्होंने तुम्हारा, भूल गई क्या? वो बहुत गुस्से में थे। धारा बोली, दादा मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन मैं भी क्या इनकी तरह बन जाऊं, अपने घर आए इंसान की बेइज्जती करूं? आप ये चाहते हैं? ये तो नहीं सिखाया मुझे आपने। धारा ने बिना हाथ उठाए बे आवाज थप्पड़ जैसे पवित्र जी के गाल पर जड़ दिया। आप चाहते हैं कि मैं भी इनके जैसी बन जाऊं? तो डॉक्टर मितुल बोले, ये इसी लायक हैं, इन पर रहम मत दिखा, कब ये फिर से अपने पुराने रूप में आ जाएंगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। पवित्र जी खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थी। उनमें इतना भी आत्मबल नहीं बचा था कि उनके पास से हटकर वहां से चली जाती। जाइए मिसेस सूर्यवंशी, धारा अब वो नहीं है जो कभी हुआ करती थी। वो कोई नौकरानी नहीं है जिसे आप अपने इशारों पर नचा सकती थी। वो मेरी बेटी है, एक पढ़ी लिखी और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है, और करोड़पति डॉक्टर कुणाल की फियांसी है। जल्द ही दोनों विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। डॉक्टर मिलू शांत करने के इतने प्रयासों के बावजूद शांत ना रह सके और नफरत भरे स्वर में कहते चले गए, आखिर उन्होंने ही तो धारा का दिन रात बिलखना देखा था, उससे भी ज्यादा गुस्सा।
उन्हें इस बात पर था कि सिर्फ उनकी दुर्भावनाओं की वजह से धारा को इतना दुख सहना पड़ा था, भानु को लेकर भटकना पड़ा था। अगर वो उनका सहारा नहीं बनते तो उस हृदयहीन मामा और कर्कश मामी के साथ पता नहीं बच्चों का क्या हाल हुआ होता। मैं अरिजीत के साथ धारा की शादी करने को तैयार हूँ। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगी। पवित्रा जी ने अपने को संभाल कर कहा तो डॉक्टर मितुल गुस्से से बोले, आपको शर्म नहीं आती? किसी की मंगेतर से अपने बेटे की शादी की बात कर रही हैं? रखिए अपना बेटा अपने पास। वो क्यों शादी करेगी एक तलाकशुदा इंसान के साथ? उसकी शादी तो वैसे भी डॉक्टर कुणाल के साथ होने वाली है। कितना बड़ा सर्जन है वो, इतने बड़े हॉस्पिटल का मालिक है। गुस्से से तमतमा कर वो बोलते जा रहे थे। तुम क्या चाहती हो धारा? तुम तो अरिजीत को पसंद करती हो ना? पवित्रा जी ने धारा के चेहरे पर दृष्टि डाली। धारा ने सीधी निर्भीक नजरों से उन्हें देखा। मिसेस सूर्यवंशी, आपने गलत समझा है मुझे। जल्द ही मेरी शादी होने वाली है और मैं अपने रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मेरा होने वाला परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। आप अपने बेटे के लिए किसी अमीर परिवार की बहू तलाश लीजिए। उसने दृढ़ निश्चय भरे स्वर में कहा तो पवित्रा जी उसे मनाने की कोशिश करने लगी। नहीं नहीं धारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानती हो अरिजीत तुम्हें कितना चाहता है। वो अब बहुत अकेला है। धारा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही सब कुछ होगा। बस तुम अरिजीत को अपना लो। वो बोली तो उनकी आवाज टूट गई। आप ना पहले मुझे समझी थी, ना अब समझ रही हैं। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं अपने फियांसे को धोखा नहीं दे सकती। मैं और कुणाल विवाह करने वाले हैं। पवित्रा जी के पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। धारा, ऐसा मत कहो। तुम जो कहोगी वो ही होगा। मेरे बेटे को ना मत कहो। मैंने जो कहना था वो कह दिया। कहकर वो उठकर अंदर जाने लगी। धारा, बात तो सुनो, ऐसा मत करो, बाद में पछताओगी। वो ऊंचे स्वर में बोली। आपने सुन लिया ना कि धारा ने इनकार कर दिया है। अब जाइए यहाँ से। डॉक्टर मितुल ने कड़े शब्दों में कहा तो पवित्रा जी उन्हें मनाने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर मितुल, आप तो समझिए, हम लोग धारा को बहुत खुश रखेंगे। मैं श्योर करती हूँ आपको कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी। आप उसे समझाइए। वो चाहेगी तो भानु को भी अपने साथ रख सकती है। भानु मेरा बेटा है मिसेस सूर्यवंशी। उसका घर यही है और उसे किसी दूसरे घर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मितुल ने कहा तो उनकी आवाज से अभिमान झलक रहा था। अब आप जा सकती हैं, कहकर वो भी उठकर खड़े हो गए। धारा अंदर अपने रूम में चली गई थी और उसने अपने कमरे का डोर बंद कर लिया था। उसका दिल एक अजीब सी शून्यता से भर गया था। डॉक्टर मिदुल और पवित्रा जी में और आगे क्या बातें हुई उसे कुछ होश नहीं था। अरिजीत का पट्टियों से घिरा चेहरा उसके ख्यालों में आया तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। जिंदगी में आज तक उसने एक ही इंसान को इतना प्यार किया था, वो जिसकी एक छोटी सी चीज से उसे बेतहाशा लगाव था। लेकिन उसका प्यार एक तरफ था और दादा की बात और अपना आत्मसम्मान एक तरफ। वो डॉक्टर मिथुन को किसी के सामने छोटा महसूस नहीं करवा सकती थी, चाहे वो फिर अरिजीत की मॉम पवित्रा सूर्यवंशी ही क्यों ना हो। रात में खाना खाते समय भानु ने पूछ लिया, आज कुछ हुआ है क्या? नहीं तो ऐसा क्यों लगा तुम्हें? डॉक्टर मिदुल ने कहा तो भानु बोला, दीदी का चेहरा देखिए, ऐसा लग रहा है कि कितनी बीमार है। कहकर भानु ने धारा की तरफ इशारा किया। बीमार पड़े तुम्हारे दीदी के दुश्मन? डॉक्टर मिदुल ने मुंह फुलाकर कहा तो धारा बोली, दादा क्या हो गया है आपको? आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं? धारा उन्हें देखकर चिंतित हो उठी। वो अभी भी गुस्से में थे। इतना तनाव उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था। डॉक्टर मिदुल चुप हो गए। उन्हें भी एहसास हो गया था कि उनका रिएक्शन बिना बात परेशानी बढ़ा देगा। अभी भानु को कुछ बताया नहीं है। ऐसे बातें करने से उसे भी सब कुछ बताना पड़ेगा और वो भी बिना बात परेशान हो जाएगा। बाकी खाना खामोशी में ही खत्म हुआ। खाना खाने के बाद भानु पढ़ने बैठ गया और डॉक्टर मिदुल गोस्वामी दादा के साथ
टहलने निकल गए। रात में धारा पानी की बोतल रखने आई तो वहीं बैठ गई। डॉक्टर मिदुल किसी किताब में खोए हुए थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। धारा बोली, दादा, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। उन्होंने बुक स्टॉप पर लगाकर बुक बंद कर दी और अपना चश्मा उतार कर एक तरफ रख दिया। दादा, कल सुबह मैं कोलार जाना चाह रही हूँ, उसने उनकी तरफ देखकर कहा। डॉक्टर मिडिल चौंक कर बोले, क्यों, अचानक क्यों? अचानक नहीं दादा, सोच तो कई दिनों से रही थी, वैसे भी जाना तो है ही। वो बोली तो डॉक्टर मिथुन बोले, अगर तुम पवित्रा सूर्यवंशी की वजह से जा रही हो तो मत जाओ। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं उन्हें दोबारा घर में घुसने नहीं दूंगा। दादा, ये तो मैं भी जानती हूँ, आपके होते हुए मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो नम आवाज में बोली, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। वो अपने को संभाल कर बोली। तो डॉक्टर मिथुन बोले, ठीक है बेटा, फिर जैसा तुम चाहो, सुबह तैयार हो जाना, मैं छोड़ दूंगा। हाँ, कुणाल को फोन कर देना जिससे वो तुम्हें लेने आ जाएगा। जी दादा, कहकर धारा ने पानी की बोतल यथास्थान रखी और दादा का ब्लैंकेट नीचे की तरफ से उठाकर ठीक कर दिया। वो जाते जाते मुड़ी और फिर डॉक्टर मितुल की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहे थे। दादा, कुणाल की फैमिली से बात कर लीजिए, मैं शादी जल्दी करना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके। वो नजरें झुकाए बोल रही थी। डॉक्टर मितुल ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ सोच कर बोले नहीं। धारा उसी तरह सिर झुकाकर बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह सुबह वो कोलाड के लिए निकल गई। दादा का कहना सही था। उन्हें पता था कि पवित्रा सूर्यवंशी अभी वहीं ठहरी हुई है। रोज रोज वो उसी उलझन का सामना नहीं करना चाहती थी। पवित्रा सूर्यवंशी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो फिर आती और धारा अपने छोटे भाई और मृदुल दादा के सामने बार बार उसी दुविधा, उसी शर्म का सामना नहीं करना चाहती थी। पहले ही वो अपने दुख समेटते समेटते बहुत बार बिखरी थी, अब और नहीं बिखरना चाहती थी। मन की भावनाएं दबाकर वो अपनी राह पर ही चलना चाहती थी। अरिजीत का प्यार चुंबक की तरह उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, लेकिन वो उससे दूर जाने की जिद पर अड़ी थी, जो उसकी सांसों में बसा था। जिससे दूर जाना असंभव सा लगता था। धारा गहरी सांस लेकर खिड़की से सिर टिकाकर बैठ गई। सुबह का सुहावना वक्त था। बाहर ट्रेन के विपरीत तरफ दौड़ते पेड़ पौधे सब कुछ बहुत भले लग रहे थे। वह यूं ही एकटक देखती रही। जिस सफर की कोई मंजिल न हो, उस सफर पर जाने का क्या फायदा। जब अरिजीत अपनी आंखों में प्यार समाए उसके सामने आ खड़ा हुआ था, तब बबीता जी के क्रूर शब्दों की जलन में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बाद में वही प्यार उसकी कुल पूंजी बनकर रह गया। वो भले ही उसे सबसे छुपा कर रखती है, लेकिन उसका दिल जानता है कि इस जीवन में वो चाहे भी तो अरिजीत को अपने दिल से नहीं निकाल सकेगी। ये प्यार भी कितना अजीब होता है। उससे हो जाता है जो किस्मत में नहीं होता। गरम गरम आंसू उसके गालों पर फिसल आए। उसने जल्दी से घबरा कर अपने आंसू पोंछे। ये तो अच्छा था कि उसके सामने वाली सीट खाली पड़ी थी, वरना वो ऐसे शांति से नहीं बैठ सकती थी। दिल भी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद्दी होता है। हुबक हुमक कर उसी तरफ जाना चाहता है जहां जाने के लिए उसे मना कर दिया जाए। उसके फोन पर कुणाल की कॉल आ रही थी। उसने जल्दी से पानी की बोतल खोलकर दो घूंट पानी पिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी रूंधी हुई आवाज से कुणाल को उसकी मनस्थिति का पता चल सके। कोलाड पहुंचते पहुंचते वो बुरी तरह थक चुकी थी। कुणाल उसे लेने के लिए पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी मनभावनी मुस्कान खिल उठी। धारा को बुरा लगा। उसकी झूठी कहानी में कुणाल सबसे सच्चा पात्र था। उसकी भावनाएं बिल्कुल रियल थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो कुणाल और उसके परिवार का दिल नहीं टूटने देगी। पवित्रा सूर्यवंशी जी का दिल और हौसला भी पूरी तरह टूटा था। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि धारा उनकी बात नकार सकती है। वो तो 100% श्योर थी कि धारा को अपने साथ लेकर ही मून पैलेस जाएंगी।
अब खाली हाथ लौटकर कैसे रघुवीर साहब और मुग्धा का सामना कर पाएंगी। ये भी अच्छा ही था कि वो अरिजीत से कुछ कहकर नहीं आई थी। 2-3 दिन वो और दार्जिलिंग में रुकी, लेकिन धारा से फिर मिल नहीं पाई। डॉक्टर मृदुल ने बता दिया कि धारा यहाँ नहीं है। हालांकि उनकी बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो गार्जियन थे धारा के, और उनकी अनुमति के बिना वो वैसे भी धारा से नहीं मिल पाती। सोच कर तो वो यहाँ ये आई थी कि चाहे उन्हें कोलाड जाकर धारा को मनाना पड़ा तो वो कोलाड भी चली जाएंगी। लेकिन धारा का रुख देखने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि धारा का पीछा करने से कोई फायदा नहीं होगा। उधर कोलाड जाकर धारा अपने काम में व्यस्त हो गई थी। कुणाल अब संतुष्ट था कि धारा ने अपने को संभाल लिया है। थोड़े दिन बाद ही डॉक्टर मृदुल का फोन आ गया कि वो धारा और कुणाल के विवाह में अब विलंब नहीं करना चाहते हैं। कुणाल का परिवार अपनी सुविधा से विवाह की तिथि निकलवा ले, जिससे शीघ्र अति शीघ्र विवाह संपन्न हो सके। कुणाल के परिवार में तो वास्तव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसकी माँ और उसकी काकी माँ तो धारा के लिए कुणाल की चाहत खूब अच्छी तरह जान चुकी थी। कुणाल को जब काकी माँ ने डॉक्टर मृदुल की कॉल के बारे में बताया तो उसे भी बहुत खुशी हुई। धारा इतनी जल्दी उसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी, उसे भरोसा नहीं था। धीरे धीरे दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी थी। डॉक्टर मृदुल के घर में कोई महिला ना होने की वजह से धारा की साइड की सारी जिम्मेदारियां भी कुणाल की काकी माँ और माँ ने संभाल ली थी। शादी का मुहूर्त उन लोगों की सारी जल्दबाजी के बावजूद 3 महीने बाद का निकला था। डॉक्टर मृदुल तो और जल्दी की तिथि रखना चाहते थे, लेकिन कुणाल के परिवार के कुल पुरोहित के हिसाब से इससे पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं था। बीच बीच में अपनी तैयारियों की वजह से कुणाल धारा को अपने साथ मुंबई ले जाता था, जहां उसकी शुभिका की और माँ धारा की पसंद से शॉपिंग कराने ले जाती थी। इन सब बातों के बीच कुणाल ये महसूस कर रहा था कि धारा के चेहरे की रौनक दिनों दिन कम होती जा रही है। पहले तो उसे लगा कि धारा अपने परिवार को मिस कर रही होगी, अपने माँ बाबा, अपना गांव से याद आ रहे होंगे, क्योंकि खुशी के इस मौके पर भी वो बिल्कुल अकेली है। डॉक्टर मिदु और भानु भी दार्जिलिंग में है। वो उन दोनों की कमी महसूस कर रही होगी। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता था कि धारा हंसती थी तो उसे उसकी हंसी में अजीब सी उदासी घुली हुई लगती थी। वो शुभी काकी और माँ के साथ खूब काम भी करवा लेती थी, हंसते मुस्कुराते हुए बातें भी खूब होती थी। लेकिन जिस धारा को वो जानता था वो कहीं खोती जा रही थी। कई बार उसने धारा को ये बताने की कोशिश की, लेकिन वो सब बातें हवा में उड़ा देती थी। पता नहीं वो समझ ही नहीं पा रहा था कि धारा नहीं समझ पा रही थी। वो धारा को पूरे मन से अपनाना चाहता था और बदले में ऐसा ही समर्पण धारा से भी चाहता था। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन वो क्यों खुश नहीं हो पा रहा है, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मुंबई लौटते समय वो हॉस्पिटल में कुछ रिपोर्ट्स भूल आया था। अभी वो 2-4 किलोमीटर ही आया था, इसलिए उसने सोचा कि वो लौट कर रिपोर्ट्स लेने के बाद ही मुंबई जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी। वो आया थे रिपोर्ट्स कलेक्ट करते वक्त यूं ही धारा के रूम की तरफ मुड़ गया। धारा अपने रूम में नहीं थी। वो उसे ढूंढता रहा। वो उसे बाहर पेड़ों के झुंड पास लगी बेंच पर बैठी मिली। अंधेरे में अकेली बैठी वो पता नहीं क्या कर रही थी। उसे देखते ही वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। कुणाल ने उसकी तरफ देखा। वो बहुत उदास थी। उसकी आंखें उसकी हालत बखूबी बता रही थी। उस दिन लौट कर पहली बार वो पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरों को स्मोकिंग ना करने की हिदायत देने वाले उस डॉक्टर की सारी रात छत पर अकेले बैठकर स्मोकिंग करते हुए गुजरी। सुबह जब वो बिस्तर पर जाकर पड़ा तो फिर उस दिन हॉस्पिटल नहीं जा पाया। रात तक वो बुखार में तप रहा था। अत्यधिक मानसिक तनाव की वजह से उसके सर में बेतरह दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सर फट जाएगा। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ बहुत घबरा गई। काकू फौरन उसे हॉस्पिटल ले आए। उसका बुखार हल्का ही नहीं हो रहा था। शोभी जी,
उसकी काकी माँ ने तो धारा को फोन कर दिया। धारा को समझ नहीं आया कि अचानक कुणाल कैसे इतना बीमार हो गया। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, तो अब उसे क्या हो गया। धारा अपना काम खत्म होते ही मुंबई निकल गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो कुणाल बेसुध पड़ा हुआ था। कुणाल की मां परेशान सी उसके पास बैठी हुई थी। धारा को देखते ही वो आकर उसके गले लग गई। पता नहीं क्या हो गया है इसे, कभी ऐसे बीमार नहीं पड़ा, हमेशा अपना ध्यान रखता है। वो परेशानी में बोल रही थी। कुछ नहीं होगा, बुखारी तो है, ठीक हो जाएगा। धारा ने उन्हें तसल्ली दी। आप सुबह से यहाँ हैं, कुछ खाया आपने? उसने उनके पास बैठते हुए कहा। हाँ, छोटी लंच ले आई थी, तुम्हारे लिए कॉफी मंगाऊं? उन्होंने पूछा। नहीं, रहने दीजिए, अभी जरूरत नहीं है, वो बोलने लगी। हालांकि धारा को कॉफी की जरूरत तो महसूस हो रही थी, लेकिन वो संकोच की वजह से कह नहीं सकी। तभी बाहर से कुणाल के पापा और काका अंदर चले आए। दोनों ही धारा को देखकर बहुत खुश हुए। धारा ने उन्हें प्रणाम किया। ओह, बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई, अब कुणाल जल्दी ठीक हो जाएगा। विकास काकू बोलते बोलते हंस पड़े। धारा ने सिर झुका लिया, उसका चेहरा लाल हो गया। ओ देवर जी, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? ये नहीं उसके लिए कॉफी मंगा लो, कुणाल की माँ ने हल्के से डांटा। रहने दीजिए आंटी जी, उसने धीमी आवाज में प्रतिरोध किया, जिसे विकास काकू ने सुना नहीं। जी भाभी, आपका आदेश, सर माथे पर, कहकर वह मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। कुणाल की माँ ने स्नेह भरी दृष्टि से धारा को देखा और मुस्कुरा दी। रात में शुभी काकी ने धारा से बहुत कहा कि वो उसके साथ घर चले, लेकिन धारा नहीं मानी। वो कुणाल की माँ के साथ हॉस्पिटल में ही रुक गई। रात में उसने जिद करके उन्हें उसी रूम में पड़े आरामदेह सोफे पर लेटने को मजबूर कर दिया और खुद उन्हीं के पास बैठ गई। बहुत देर तक वो लोग इधर उधर की बातें करते रहे। फिर उन्हें नींद आ गई। धारा धीमे से उठकर वहीं पड़ी सिंगल चेयर पर बैठ गई। उसने अपने बैग में से एक बुक निकाल ली और उसे पढ़ने लगी। पढ़ते हुए उसकी नजरें कुणाल पर पड़ी तो वह आंखें खोले खामोशी से उसे ही देख रहा था। धारा बोली, कुछ चाहिए? पानी दूं आपको? वह उठकर उसके पास आ गई। कुणाल ने वैसे ही सिर हिला दिया। उसके होंठ सूख रहे थे। धारा ने वहीं रखे थर्मस से पानी गिलास में डाला और उसे सहारा देकर पानी पिलाने को बढ़ी। मुझे दे दो, अपने आप पी लूंगा, वो भर्राए स्वर में बोला। बुखार अभी भी था, उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। धारा ठिठक कर रुक गई। कुणाल ने उसके हाथ से गिलास ले लिया और एक सांस में पूरा पानी पी गया। अरे, धीरे धीरे सिप करके पीना था, धारा ने टोका। उसके होठों पर फीकी मुस्कान आ गई। तुम कब आई? वो धीमे से बोला तो धारा ने जवाब दिया, मैं देर शाम तक आई थी। आपको एकदम से क्या हो गया? इतना तेज फीवर कैसे आ गया? उसने कुणाल की तरफ देखा। फीवर तो आ जाता है, उसमें क्या है, वो लापरवाही से बोला। धारा खामोश रही। वो उसकी मन की हालत भांपने की कोशिश कर रही थी। कल उसे अंधेरे में अकेली बैठे देखकर वो कुछ अपसेट हो गया था। माँ को यहाँ क्यों रोक लिया? उन्हें परेशानी हो रही होगी। वो सोफे पर लेटी अपनी माँ को देखकर बोला, शुभी काकी तो कह रही थी, लेकिन वो गई ही नहीं। धारण ने जवाब दिया, तुम भी तो थकी हुई होगी, घर चली जाती। वो बिना उसकी तरफ देखे बोला। धारा बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। धारा को जाने की कुणाल की बातों में कुछ रूखापन सा लगा। जब वो सामने होती है तो कुणाल की आंखों में एक अलग सी चमक रहती है। वो उस पर से नजरें नहीं हटा पाता, लेकिन अभी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा हो। वो चुप होकर वहीं बैठी रही। धारा, उसने भर्राई आवाज में पुकारा। तो धारा ने उसकी तरफ देखा तो उसने फिर अपनी नजरें छत की तरफ कर ली। तुम अरिजीत को बहुत प्यार करती हो ना? उसने दर्द भरी आवाज में कहा। धारा सख्ती किसी हालत में बैठी थी। वो उसकी बात का क्या ही जवाब दे। उसे तो सब कुछ बता चुकी है वो यकायक उठी और उसके कमरे से बाहर निकल आई। मन में अजीब सा सन्नाटा सा महसूस हो रहा था। कुणाल के मन में क्या चल रहा है? आज वो अरिजीत की बातें क्यों करने लगा?
सुनी सुनी आंखें ली वो पता नहीं कब तक दूर धुंधली चमकती लाइट्स देखती रही। दिल और दिमाग बिल्कुल खाली थे। इधर पवित्रा जी मून पैलेस लौट आई थी, लेकिन उनकी सूरत पर एक निराशा का भाव साफ झलक रहा था। वास्तव में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि धारा जैसी गरीब साधारण लड़की उनके सुनहरे प्रस्ताव को यूं बेरंग लौटा सकती है। वो तो शुरू से ही यही सोचती आ रही थी कि उनके वैभवशाली रहन सहन को देखकर ही धारा ने अरिजीत पर डोरे डालना शुरू कर दिया था। लेकिन धारा भी, अब वो धारा कहाँ रह गई है। डॉक्टर मितुल के कहे अनुसार वो वेल एजुकेटेड है, एमबीए कर चुकी है और कुणाल के इतने बड़े हॉस्पिटल का प्रबंधन संभाल रही है। कैसी दिखती थी वो और अब कैसी लगने लगी है। ऐसा लगता है कि किसी परी ने अपनी जादुई छड़ी से उसे पूरी तरह बदल दिया हो। वो बदल तो वास्तव में गई है, वरना उनके अरिजीत से विवाह प्रस्ताव को ठुकराती ना। लेकिन ठुकराने की वजह भी तो है। वो आकर्षक व्यक्तित्व वाला डॉक्टर जो इतने बड़े हॉस्पिटल का मालिक है, फिर वो बीमार अरिजीत के लिए क्यों आएगी, जबकि उसकी शादी उस डॉक्टर से होने वाली है। अंदर ही अंदर कहीं अपनी हार उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जो सोचा नहीं था वो हो गया। मॉम, अकेले क्यों बैठी हैं? आइए नीचे ले चलूं आपको। मुग्धा उन्हें ढूंढते हुए ऊपर ही चली आई। मन नहीं कर रहा बेटा, थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। वो उदास होकर बोली। आइए ना, भाई को भी नीचे बिठा रखा है, थोड़ी देर साथ बैठते हैं, उसने आग्रह किया। अच्छा चलो, वो बेमन से बोली। मुग्धा ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, क्या हो गया है आपको? इतनी निराश क्यों हो रही है? वो उनके सामने बैठ गई। निराश तो नहीं हूं, लेकिन मेरी कोशिश सफल नहीं हो सकी, बस इसका अफसोस है। वो उसी तरह गुमसुम सी बैठी रही। मुग्धा बोली, मॉम, आपने तो भरसक प्रयास कर लिए, फिर परेशान क्यों हो रही हैं? अब सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं मुग्धा? बात मेरे बेटे की खुशियों की है। अच्छा चलिए, यहाँ बैठी रहेंगी तो यही सब सोचती रहेंगे। चलिए नीचे चलिए। ममता ने उनकी व्हील चेयर थाम ली और उन्हें नीचे ले जाने लगी। बाहर लॉन में जाकर उन्होंने देखा कि अरिजीत बाहर काम कर रहे माली से कुछ पूछ रहा था। उसे ऐसे देखकर उनका दिल खुश हो गया। पता नहीं कितने दिनों बाद अरिजीत यूं किसी से बात कर रहा था, वरना तो वो पूछी हुई बातों का भी जवाब नहीं देना चाहता था। वो उसके नजदीक नहीं गई, बल्कि दूर से ही उसे माली से बात करते देखती रही। मुग्धा का फोन आने लगा तो वो फोन पर बात करने में बिजी हो गई। उन्होंने इधर उधर देखा तो केशव जी उन्हें गार्ड्स के पास खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखते ही थारा उन्हें फिर याद आ गई। डॉक्टर मितुल ने वाकई उन दोनों भाई बहन की जिंदगी बना दी थी। भानु से तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन धारा से मिलकर उन्हें जरा भी ये नहीं लगा कि वो एक छोटे से पहाड़ी गांव की रहने वाली है। केशव जी भी पवित्रा जी को देखकर थोड़ा पीछे हटकर खड़े हो गए। पवित्रा जी की बिना वजह की डांट फटकार की वजह से वो बिना काम के उनके सामने पड़ना ही नहीं चाहते थे। बनीता के बीएड के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन पवित्रा जी से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आजकल वो दिन रात इन्हीं चिंताओं में रहते हैं। शंकर तो बिल्कुल आवारा निकल गया है, लेकिन बनीता अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है। अभी तक का काम तो किसी तरह चल गया था, लेकिन बनीता को बीएड कराने के लिए साल भर की एक मुश्त फीस जमा होनी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये इंतजाम कैसे कर पाएंगे। इधर 2-3 दिन में कुणाल स्वस्थ होकर फिर लौट आया। लगभग सभी लोगों ने महसूस किया कि कुणाल थोड़ा गंभीर रहने लगा है। रिजर्व नेचर का तो वो पहले भी था, ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन इधर काफी अरसे से खुश रहता था। अब फिर लगने लगा था कि जैसे वो अपने आप में ही गुम है। धारा भी मुरझाती जा रही थी। अपनी शादी की शॉपिंग में भी उसकी रुचि नहीं दिख रही थी। घर पर भी फोन पर बहुत संक्षिप्त बात करती थी। डॉक्टर मिलिर और भानु बातें करते रहते और वह हाँ हूँ में जवाब देकर बात खत्म कर देती।
कुणाल को लगता था कि वो कभी तो उससे आकर पूछेगी कि वो इस तरह से क्यों कर रहा है, पहले की तरह अच्छे से बात क्यों नहीं करता, उसके साथ क्यों नहीं बैठता। लेकिन धारा ने कुछ नहीं पूछा। माँ और शुभी काकी के साथ तो वो फिर भी खुश रहती थी, खूब बातें करती, लेकिन उसके सामने पड़ती ही जैसे एक खोल में जकड़ जाती। इधर मून पैलेस में अरिजीत के हाथ पैर का प्लास्टर कट चुका था और उसने कोलार जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो कई दिनों से लगातार जाने के बारे में कह रहा था, लेकिन पवित्रा जी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोक ले रही थी। एक दिन उसने रघुवीर साहब से कहकर अपना टिकट करवाया और सुबह ही तैयार होकर निकल गया। मुग्धा को भी सुबह ही पता चला कि अरिजीत जा रहा है। अरिजीत के निकलते ही उसने कबीर के मम्मी पापा को अपने भाई के आने की सूचना दे दी थी। वैसे भी पवन वहीं था और कॉटेज की देखभाल भी उसी के जिम्मे थी। कोलार में आज भी बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम सुहावना था। उस दिन की तरह मूसलाधार बरसात नहीं हो रही थी। सुबह अरिजीत उठा तो वही पुराना परिचित दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा उसे। पवन सुबह का ब्रेकफास्ट लगा रहा था तो उसने उन छोटे बच्चों के बारे में पूछा। छोटे साहब वो तो अब आते ही नहीं है इधर। पवन हाथ बांध कर सामने ही खड़ा था। अरिजीत ने व्यग्रता से पूछा, लेकिन क्यों, पता नहीं क्या? मैंने पता नहीं किया, वो लोग काफी दूर रहते हैं, पवन ने बताया। पता करो, अगर हो सके तो लेकर आना उन्हें, अरिजीत ने कहा। जी छोटे साहब, खाना बनाने वाली बाई को देखने जाऊंगा तभी वहां भी निकल जाऊंगा, पवन ने जवाब दिया। पवन जब देर शाम ढलने पर लौटा तो उसके चेहरे से ही अरिजीत ने अंदाजा लगा लिया कि वो कोई बुरी खबर लेकर आया है। हालांकि पवन उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन बिना बताए अरिजीत मानने वाला नहीं था, इसलिए उसे सारी बात बतानी ही पड़ी। पवन ने बताया कि उन दोनों बच्चों के न आने का कारण उनकी आई की बीमारी है। उनकी आई बहुत बीमार है, उसे टीबी की बीमारी लग गई है और इसी वजह से वो कोई काम नहीं कर पा रही है। बड़ा लड़का मुकुंद किसी गैराज में काम करने लगा है और छोटा भाई मोनू अपनी माँ के साथ घर में रुकता है। अरिजीत को बहुत बुरा लगा। सारी रात अरिजीत सोचता रहा कि वो उन लोगों के लिए क्या करे। सुबह जैसा कि पवन को डर था, अरिजीत ने उन लोगों से मिलने की बात कही। जब से अरिजीत का एक्सीडेंट हुआ था, पवन बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन रघुवीर साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि वो सब कुछ करने दिया जाए जिससे उसे नुकसान न हो। वो लोग फिर उसी गंदी चाल जैसे मोहल्ले में पहुंचे। पवन की आवाज लगाने पर गंदे कपड़े पहने मोनू बाहर निकल कर आया। वो शायद घर का कुछ काम कर रहा था। अरिजीत और पवन को देखकर वो वैसे ही गुमसुम सा खड़ा हो गया। अरिजीत को याद आया, ये लड़का कितना चुलबुला था, कितनी बातें करता रहता था, लेकिन अब यूं ही खड़ा टुकुर टुकुर उन दोनों को देखता रहा। मुकुंद कहाँ है, अरिजीत ने पूछा। दुकान पर चला गया है काम सीखने, वो बोला। चलो दिखाओ दुकान कहाँ है, अरिजीत ने कहा। मैं नहीं जा सकता, आज अकेली है घर में, वो उदासी से बोला। तो अरिजीत ने उससे पूछकर पवन को भेजकर मुकुंद को बुलवाया। पवन मुकुंद को लेने चला गया। पवन मुकुंद को लेने चला गया तो वो मोनू से बातें करता रहा। उसे जानकर बहुत बुरा लगा कि मोनू की माँ की अब दवाई भी नहीं आ पा रही थी। मुकुंद काम करने के साथ साथ काम सीख भी रहा था। उसे बहुत नामालूम से पैसे मिलते थे, जिससे दवाइयाँ कहाँ से आती, दाल रोटी ही मुश्किल से चल रही थी। उनकी माँ ने जब तक सही रही तब तक काम किया, लेकिन बार बार खांसी रहने के कारण अब कोई काम पर भी नहीं रखना चाह रहा था। अरिजीत का दिल उनके हालात देखकर बेहद दुख से भर गया। दुनिया में पता नहीं कितने ही लोग ऐसे ही अभाव में अपनी जिंदगी काट देते हैं। कितने ही बच्चे भूखे पेट अपना बचपन भुलाकर काम में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने साथ जुड़े लोगों का पेट भी पालना होता है। मुकुंद आया तो वो भी 10 जगह कालिक और गैस में पुता हुआ था। वो झेपता हुआ आकर अरिजीत के सामने खड़ा हो गया। अरिजीत ने उससे पूछा कि उसकी माँ की तबीयत कब से खराब है, तो पता चला कि महीने भर से उसकी माँ का यही हाल है, बुखार और खांसी बनी हुई है।
अरिजीत पवन के साथ मुकुंद और उसकी मां को लेकर हॉस्पिटल चला आया। हॉस्पिटल में मुकुंद की मां के टेस्ट करवाने के बाद वो कार लेकर अपनी कॉटेज पर चला आया और पवन को पैसे देकर उसने मुकुंद की मां के लिए जरूरी दवाइयां और घर का सामान खरीदने को कह दिया। पवन काफी देर से वापस आ पाया। मुकुंद और मोनू के घर की हालत बहुत बुरी थी। सब तरफ अभाव ही अभाव दिख रहा था। पवन अपनी समझ से जरूरी सामान खरीदकर उनके घर रख आया था। कल टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही मुकुंद की आई का प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू होने वाला था। अगले दिन फिर आने का कहकर और बड़े भाई मुकुंद को समझाकर वो लौट आया। अरिजीत को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसने कोलाड से जाने के बाद उनका कोई ध्यान नहीं रखा। पवन से कहकर वो उनकी मदद कर सकता था। अगले दिन अरिजीत और कुणाल की भेंट हो ही गई। अरिजीत मुकुंद की आई को हॉस्पिटल में रखना चाहता था जब तक कि वो स्वस्थ ना हो जाए, लेकिन उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि वो डॉक्टर कुणाल से बात करके देखे, जो हॉस्पिटल के ऑनर है, और अगर वो हाँ कर देते हैं तो फिर ऐसा होना संभव भी है। अरिजीत से मिलने की बात पर कुणाल सोच में पड़ गया। वो अरिजीत से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता था। ना तो वो खुद उससे मिलना चाहता था, ना ही धारा को उसके सामने पढ़ने देना चाहता था। वैसे ही थोड़े दिन पहले ही उसका इतना भयंकर एक्सीडेंट हो चुका है। वो तो भगवान का शुक्र है कि उसे कोई बहुत गंभीर नुकसान नहीं हुआ, वरना वो हमेशा के लिए अपाहिज भी हो सकता था। पता नहीं कैसे इसकी फैमिली ने इसे अकेले रहने की अनुमति दे दी। अभी तो वो मरते मरते बचा था, लेकिन वो सीधे तौर पर मिलने से मना भी नहीं कर पाया। फिर भी उसे बुलाने के बाद वो दिल ही दिल में ये प्रार्थना करता रहा कि उसका धारा से आमना सामना ना हो सके। कुणाल ने उस आकर्षक युवक को अंदर आने का इशारा किया। जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी वो उसे देख चुका था, लेकिन तब अरिजीत पूरी तरह बैंडेज में लिपटा हुआ था। उसे अपने सामने देखकर वो और उदास हो गया। अभी भी उसके हाथों पर उस खरोच के निशान थे जो सड़क पर हाथ रगड़ जाने से पड़ा था। अरिजीत ने अपनी प्रॉब्लम बताई तो कुणाल बोला, लेकिन ये तो हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अच्छा खान पान और समय से इलाज चाहिए, और वो तो घर पर भी हो सकता है। अरिजीत बोला, सर यही तो मैं कहना चाहता हूँ। इनको हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लीजिए। जहाँ ये रहती हैं वो बहुत गंदी जगह है और सीलन भरी है। वहाँ रहकर दवाइयों के बावजूद ये ठीक नहीं हो पाएंगी। घर में दो छोटे बच्चे हैं, वो इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। उसने अपनी बड़ी बड़ी तरल आंखों से उसकी तरफ देखा। फिर तो और प्रॉब्लम है। अगर हम उनकी माँ को एडमिट भी कर लें तो फिर इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। उसने अपने हाथ टेबल पर रखते हुए कहा तो अरिजीत बोला, बच्चों की आप चिंता मत करिए, उन्हें मैं अपने साथ रख लूंगा। कुणाल दो पल उसे देखते रहा, फिर बोला, ये कब से आपके यहाँ काम कर रही हैं? अरिजीत बोला, वो मेरे यहाँ काम नहीं करती है। ये सुनकर कुणाल चौंक कर बोला, फिर आप कैसे जानते हैं उन्हें? अरिजीत ने उसे बताया कि कैसे वो उन दो बच्चों की वजह से उनकी माँ तक पहुंचा था। माँ और दोनों बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से उनके घर तक पहुंचा था। अरिजीत आगे बोला, आप इनके ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस की चिंता मत करिए। इनके इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। उसने डॉक्टर कुणाल को आश्वस्त करने की कोशिश की। कुणाल प्रभावित हुआ। अरिजीत अच्छा इंसान था, यह तो धारा ने बताया ही था, लेकिन वास्तव में उसका दिल कितना बड़ा था कि अपनी परेशानियां भूलकर वो दूसरों की परेशानियां दूर करने में लगा है। कुणाल कुछ देर तक सोचता रहा। हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए कैंटीन तो थी, लेकिन अभी ज्यादा कुछ नहीं हो पाया था। अभी देखा जाए तो हॉस्पिटल भी अच्छी रनिंग कंडीशन में नहीं था। स्टाफ तो सारा रखना ही पड़ा था, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं था। ओके, आप छोड़ दीजिए उन्हें, लेकिन उनके खाने पीने का बहुत अच्छा प्रबंध शायद ना हो पाए। थोड़ा बहुत आपको भी देखना पड़ेगा, उसने कहा। अरिजीत बोला, वो मैं देख लूंगा सर। अगर वो यहाँ 1 महीने भी रुक गई तो काफी हद तक उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
उसने हाथ आगे बढ़ाया। कुणाल ने उसका हाथ थाम कर छोड़ दिया। वो मुड़कर चलने लगा था कि कुणाल ने पूछा, आप रह कहाँ रहे जी? लिटिल एंजल स्कूल के पास मेरी कॉटेज है, अरिजीत ने विनम्रता से जवाब दिया। ओके, हो सकता है कभी आ जाऊं आपकी तरफ, कहकर कुणाल मुस्कुराया तो अरिजीत बोला, मोस्ट वेलकम सर। कुणाल बोला, आप मुझे कुणाल कह सकते हैं। अरिजीत हल्की सी मुस्कान के साथ बाहर निकल गया। कुणाल वैसा ही बैठा देखता रहा, फिर उठकर अपने रूम की तरफ चल दिया। थोड़ी देर आराम करना चाहता था वो। कुणाल को ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस्म में जैसे कितनी थकान भर गई है। आज ही धारा दार्जिलिंग के लिए निकली थी। भानु के स्कूल में कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाली थी और भानु भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। वो चाहता था कि उसकी परफॉर्मेंस के समय धारा भी मौजूद रहे। वो कमरे में आया तो उसके साथ वाले धारा के रूम में सफाई चल रही थी। सभी रूम्स की चाबियां हॉस्पिटल में ही रहती थी, जिससे मेंटेनेंस स्टाफ को सफाई करने में कोई दिक्कत ना हो और रहने वाले डॉक्टर्स की अनुपस्थिति में भी सफाई वगैरह सुचारू रूप से चलती रहे। वो बाहर खड़ा होकर देखने लगा। सर आप रेस्ट कर लीजिए, आपके रूम की सफाई बाद में कर देंगे। जब वो लोग सफाई करके निकले तो एक सफाई कर्मी कहने लगा, नहीं नहीं, तुम लोग अपना काम कर लो, मैं इधर वाले रूम में बैठा हूँ। वो जाकर धारा के रूम में बैठ गया। बहुत ही सादा सा कमरा था धारा का। टेबल पर किताबों के पास एक फोटो फ्रेम रखा था, जिसमें उसके परिवार की बहुत पुरानी फोटो थी। 8-9 साल की धारा फौजी वर्दी पहने उसके पिता और 6 महीने के उसके भाई को गोद में लिए उसकी माँ। उसने फ्रेम हाथों में उठा लिया। धारा के सामने भी वो उस फोटो को देख चुका था। बहुत पुराना होने की वजह से सबके चेहरे भी धुंधले पड़ गए थे। उसने फोटो रखी तो वो लुढ़क गई। वो फोटो ठीक करने लगा। धारा की 2-4 किताबें भी वहीं रखी हुई थी। उसने एक किताब उठाई और पास ही पड़े बेड पर लेटकर उसे देखने लगा। अभी किताब खोली ही थी कि उसमें से कुछ निकलकर कुछ उसके सीने पर गिर गया। उसने देखा, एक छोटी सी पेपर की स्लिप गिरकर हवा में फड़फड़ा रही है। उसने उठकर वो स्लिप उठाई और फिर से किताब में रखने लगा। अचानक मन में क्या आया कि उसने वो स्लिप खोल ली। मोती जैसे अक्षर उसकी आंखों के आगे चमक उठे। तुम्हारे कपड़े मेरी वजह से खराब हो गए, ये छोटी सी गिफ्ट मेरी तरफ से, तुम रखोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। पता नहीं किसका लिखा हुआ था, काफी पुराना लग रहा है। कुणाल ने उसे फिर से किताब में रखा और किताब बंद करके रखने लगा। इतना संभाल कर रखा है तारा ने, जरूर किसी खास इंसान ने लिखा होगा। एकदम से उसके दिमाग में एक बिजली सी कौन थी। ओह, ये स्लिप अरिजीत ने लिखी है, तभी धारा ने इतनी संभाल कर रखी है। ये ख्याल आते ही उसका दिल बुझ सा गया। कैसे इन चीजों को दरकिनार कर वो धारा के साथ आगे बढ़ सकेगा, ये जानते हुए भी कि उसके दिल में अरिजीत बसा है। कैसे उसके साथ जीवन बिताने के सपने देख पाएगा। धारा अपने को भुलावे दे रही है, लेकिन क्या वो भी भूल जाए? वो कैसे भूल सकता है? बाद में तो जिंदगी और बुरी हो जाएगी। शादी के बाद वो क्या करेगा अगर धारा अरिजीत को नहीं भुला सकी तो? दोनों की जिंदगी नर्क जैसी हो जाएगी। उसका मन किया सब कुछ तहस नहस कर दे कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। अपने को इस समय वो बहुत असहाय महसूस कर रहा था। इतना असहाय कि उसका मन कर रहा था कि वो खूब रो ले। दिल में बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सीने में पता नहीं क्या अटक गया है। वो उस रूम में रह नहीं सका जहां हर तरफ धारा की खुशबू बसी थी। वो वहां से उठकर बाहर निकल आया। सब कुछ जानते समझते हुए भी उसने इस राह पर कदम बढ़ाए हैं, लेकिन अभी से लग रहा है कि ज्यादा दूर चल नहीं पाएगा। वो बाहर आया और रिसेप्शन पर बोलकर बाहर निकल आया। अपनी कार स्टार्ट कर उसने चिकनी भीगी सड़क पर दौड़ा दी। उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा था। कार जब लिटिल एंजल्स स्कूल के सामने रुकी तो उसे होश आया कि वो कहाँ निकल आया है। वो कार में बैठकर ही इधर उधर देखता रहा। अरिजीत यहीं कहीं रहता है। क्या वो अरिजीत को बता दे कि धारा उसी के हॉस्पिटल में काम कर रही है?
अगर धारा के दिल में उसके लिए इतना गहरा प्यार है, तो अरिजीत भी तो उसे उतना ही चाहता होगा। दो प्यार करने वाले लोगों के बीच आकर वो क्या कभी चैन से जी सकेगा? भले ही वो धारा से कितना भी प्यार करता हो, धारा के दिल से अरिजीत का प्यार कभी धूमिल नहीं कर सकेगा। पहले जरूर उसे लगता था कि वो अपने बेइंतहा प्यार से धारा के मन के सारे घाव धो देगा, लेकिन इतने दिनों से लगातार साथ होने के बावजूद वो धारा की पुरानी यादें भी भुला नहीं पाया। उसके पास होते हुए भी वो उससे कोसों दूर है। कुणाल अपने दिल की हालत किसी को बता भी नहीं सकता था। पहले तो सिर्फ वो ही धारा के मोहपाश में पूरी तरह बंधा था, और अब उसका परिवार भी इन्वॉल्व है। आखिर माँ बाबा से क्या कहेगा वो? शुभिका की विकास का वो सब तो जुड़ चुके हैं। धारा का भाई भानु, मिथुन अंकल, सब उसे धारा से जुड़ने के बाद उसी नजर से देखते हैं। हे भगवान, ये किस उलझन में डाल दिया आपने। क्या करे वो, किससे पूछे कि वो सही है या गलत? धारा से बिछड़ने के ख्याल से ही उसका दिल डूबने लगा। वो धारा के बिना कैसे रह पाएगा? वो सामने रहती है तो उसको जिंदगी जीने के लायक लगती है। वो धारा को कैसे छोड़ दे? बिना धारा के जीने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचने से ही जब उसे बुरा लग रहा है, तो ऐसा वो कैसे होने दे सकता है? मन में कुछ सोचकर वो कार से बाहर उतर आया और लंबे कदमों से आसपास अरिजीत की कॉटेज तलाशने लगा। अरिजीत के मन का पता करना भी जरूरी है, ताकि वो सही निर्णय पर पहुंच सके। आगे क्या होगा? कुणाल अरिजीत से मिलकर क्या करना चाहता है? अरिजीत और धारा का आमना सामना अब कैसे होगा? क्या कुणाल अरिजीत और धारा के बीच से हट जाएगा? इतने सालों बाद धारा को अपने सामने देखकर अरिजीत क्या करेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।